Assalamu alaikum students. Welcome you all in biology class. As you know student, we were doing chapter number 2, solving a biological problem. Let's take a quick recap of our previous lesson. As you know, we are reading about the solving a biological problem. और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड हम उसके स्टेप्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं. और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में we have read about the experimentation and what is control in an experiment. ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है. ठीक है, कि जब हमारे पास कोई भी हाइपोथेसिस या डिडक्शन बन जाती है तो उसके बाद उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तजर्बे किए जाते हैं. ठीक है, और बायोलॉजिस्ट फिर डिफरेंट वेज से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये देखने के लिए कि उनकी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक थी या गलत थी. अगर हाइपोथेसिस ठीक होती है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और रॉन्ग वन को रिजेक्ट कर दिया जाता है. उसके साथ स्टूडेंट्स हमने देखा था व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल क्या होता है. आपने पढ़ा था कि बायोलॉजिस्ट जब भी वर्क करते हैं या साइंटिस्ट जब भी वर्क करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल रखते हैं. अब एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल रखने का क्या मतलब था, हमने ये पढ़ा था कि हम दो ग्रुप्स लेते हैं, उनमें से एक ग्रुप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है एंड सेकंड वन इज़ द कंट्रोल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप में जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं, सारी अवेलेबिलिटी देते हैं. जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक वेरिएबल का चेंज होता है, जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे होते हैं हम वो चीज़ चेंज रखते हैं इन दो ग्रुप्स के अंदर. ठीक है, और फिर रिजल्ट पर हमें पता चलता है कि हाइपोथेसिस जो ली गई थी, जिस बेस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, वो वो ट्रू साबित हुई है या नहीं. ठीक है, और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन सी देखी थी, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जिसमें हमने कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो प्लांट्स थे उनको एवरीथिंग प्रोवाइड की थी दैट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, फ्री अवेलेबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दी उनको. लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहाँ पर हमें ये चेक करना था कि आइदर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, तो वहाँ पर क्या किया था, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेरिएबल था, ठीक है, इसको हमने फ्रीली अवेलेबल नहीं दिया था. किन को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के प्लांट्स को. तो रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ था, रिजल्ट से हमें पता चला नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दी गई थी वहाँ पर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की थी. लेकिन वो प्लांट्स जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे और जिनको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने फूड मेकिंग का प्रोसेस नहीं किया था. ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी. तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टेप 6 पर आएंगे. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है, हम इसमें 5 स्टेप यानी एक्सपेरिमेंटेशन तक पहुंच चुके हैं. अब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, they will summarize the result. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विल बी द समराइजेशन ऑफ रिजल्ट. कि जो भी रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, जो एक्सपेरिमेंट आते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेफिनेटली हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं. तो उस आउटपुट को, एक तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे उस चीज़ को, अपने रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए. तो उन सारे रिजल्ट का डाटा क्या किया जाएगा, समराइज किया जाएगा. समराइज का मतलब बेटा क्या होता है, इकट्ठा करना. ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, गैदर एक्चुअल, जो भी उनके पास डाटा आ रहा होता है उस डाटा को, कौन सा डाटा होता है, क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. हम क्वालिटेटिवली डाटा नहीं लेंगे, क्वांटिटेटिव वे में डाटा लेंगे. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जो मेजरेबल हो. ठीक है, जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो. ठीक है, ऐसा डाटा हमारे पास क्या होता है जो कि मोर एक्यूरेट होता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा. तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट गैदर करेंगे उस तमाम एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा को फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए होंगे. सेकेंड पॉइंट इज डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली. नाउ व्हाट विल दे डू, फिर वो क्या करेंगे कि जब उन्होंने डाटा, अब उस डाटा को इकट्ठा तो नहीं करना, सिर्फ समराइज नहीं करना. समराइज करने के बाद जितने ग्रुप्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे
उन सारे ग्रुप्स का डाटा लेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, ठीक है। उनका उनमें से एवरेज जो जो कॉमन चीज़ें हैं जो एवरेज है उसकी एवरेज लेने के बाद उसको कंपेयर करेंगे स्टैटिस्टिकली। यानी स्टूडेंट्स आपने अगर अपने जैसे हम लोग मैथ्स में एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, सिमिलरली स्टैट्स में मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, इस तरह के हमारे पास कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम इनको अप्लाई करते हैं। तो साइंटिस्ट ने स्टैटिस्टिकली जो गैदर किया था ईच ग्रुप से डाटा, एवरेज निकालने के बाद उस पर क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं उस डाटा को, स्टैटिस्टिकली उसके ऊपर वर्क करके उस डाटा को एक जगह पे जमा करते हैं, समराइज करते हैं। टू ड्रॉ कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। और उस डाटा में से कंक्लूजन निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है, ठीक है, उसमें से कंक्लूजन्स के लिए वो उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है कि स्टैटिस्टिकली जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मीन निकालना, मॉड निकालना, रेंज निकालना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाएंगी, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में की जाएंगी। देन क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हो गए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट समराइज, डाटा आ गया, डाटा को समराइज करके रिजल्ट निकालिए। अब रिपोर्टिंग द रिजल्ट, अब रिजल्ट अगर बना लिया गया है तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट उस रिजल्ट को अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे। और वो पब्लिश किस वे में करेंगे, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मीन जो कुछ भी उन्होंने आउटपुट निकाली, जो भी उनका उनके पास रिजल्ट आया, इन साइंटिफिक जर्नल्स, ठीक है, and books, in talks at national and international meetings, and in seminars at colleges and universities। ये उनके वेज हैं जिनमें वो डाटा को, या जो रिजल्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो कुछ उन्होंने आउटपुट निकाली है, उसको वो क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, वो साइंटिफिक जर्नल्स में देंगे, बुक्स में छपवाएंगे, ठीक है। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके ऊपर बात होगी, सेमिनार्स किए जाएंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लोगों को इकट्ठा, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके बताया जाएगा कि ये चीज़ फाइंड हो चुकी है, ठीक है। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, हाईलाइट कर लें इसको, ठीक है। इससे पहले आपने फर्स्ट स्टेप भी पढ़ा बायोलॉजी का, फिर उसके बाद बेसिक स्टेप पढ़ा, फिर आपने उसके बाद जो है अब आप इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड का, कि हमारे पास रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा लोगों को पता नहीं चलेगा। इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। ये सारा डाटा क्यों दिया जाता है, ताकि उस रिजल्ट या उस फाइंडिंग की बेस पर लोग उस पहले तो उस डाटा को वेरीफाई करें, उस एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उसको देखें कि उसको वेरीफाई करेंगे लोग। देन उसके बाद क्या करेंगे, अगर तो वो काम का है तो फिर उससे डिफरेंट तरह के क्या किए जाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, वो जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने डिफरेंट स्टेप पढ़े थे। स्टार्ट हमारा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से था कि जब भी कोई प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसमें से डिडक्शन, लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। देन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। देन टुडे हमने आज पढ़ा कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट को समराइज्ड किया जाता है। समराइज करने के बाद, डाटा को समराइज करने के बाद, रिजल्ट निकालने के बाद उस रिजल्ट की रिपोर्टिंग की जाती है। यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। अब हम एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, आपकी बुक में स्टडी ऑफ मलेरिया गिवन है, ठीक है, तो मैं आपकी बुक से ही रीडिंग करूंगी, ठीक है। पेज नंबर 23 पर आपको ये गिवन है, स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को ये एक प्रॉब्लम थी मलेरिया, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया गया और उसकी डिटेल आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। वो डिटेल मैं यहाँ स्लाइड पर तो नहीं शो कर सकती आपको, लेकिन जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं पेज नंबर 23 पे से, जो जो आपने हाईलाइट करना है और जो अंडरलाइन करना है, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टेप 1 हमारे पास क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अपनी बुक पे पेज नंबर 23 में देखें, लिखा है वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। We will go through the history of this disease to know how biology solve the biological problem concerning the
हाईलाइट दिस स्टेटमेंट, कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, हाईलाइट दिस स्टेटमेंट। आपके पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि मलेरिया एक कॉमन डिजीज रही है पाकिस्तान समेत, ठीक है, एंड वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ डिजीज टू नो। अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि ये कैसे जो है वो शुरू हुई। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले इसका कंसर्न क्या था हमारे पास, सबसे पहला इसका कंसर्न था हमारे पास कि कॉज द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है, कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का कॉज और ट्रांसमिशन हमने बताना है कि मलेरिया का क्या कॉज है और इसका ट्रांसमिशन, ये फैलती कैसे है बीमारी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, यानी ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर क्या हेडिंग मार्क करोगे, रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, इन एशियन टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो, हाईलाइट द स्टेटमेंट कि तकरीबन 2000 ईयर्स अगो एशियन टाइम में क्या था, फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया, उनको पता चला कि मलेरिया एक डिजीज है। दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज ऑफ, हाईलाइट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हाईलाइट करें, दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिकरिंग अटैक्स, ठीक है। इस डिजीज में क्या किया गया था, चिल्स यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये सिम्टम्स बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो मलेरिया डिजीज थी उसके कॉमनली सिम्टम्स क्या नजर आ रहे थे, डिजीज ऑफ चिल्स, यानी लोगों को क्या लगती थी, सर्दी लगती थी, विद फीवर, साथ साथ क्या होता था, बुखार होता था, और बुखार कैसा होता था, विद रिकरिंग अटैक, ठीक है, जो बार बार अटैक, यानी एक दफा बुखार होता था, ठीक होता था, फिर हो जाता था, रिकरिंग बार बार अटैक होता था, बार बार बुखार होता था अटैक का, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कॉमन सिम्टम। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, ये पहली ऑब्जर्वेशन आ गई हमारे पास, दे ऑब्जर्व दैट द डिजीज वर मोर कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज, और ये डिजीज किन लोगों में ज्यादा कॉमनली पाई जाती थी, उन लोगों में जो ऐसी जगह पे रहते थे जो कि लो मार्शी एरिया थे। अब बेटा लो मार्शी का मतलब जो निचले इलाके थे, और मार्शी एरियाज थे, मार्शी एरिया मीन के कैसे थे, जो कि हमारे पास मार्शी कहते हैं हम दलदली इलाके को, जहाँ पे पानी रहता है, ठीक है, दलदल होती है जहाँ पे, ऐसे इलाकों के करीब रहने वाले जो लोग थे उनको ज्यादा ये चीज उनमें कॉमन देखी गई, ये डिजीज कॉमन हो रही थी उनमें। It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air as a result of breathing in this bad air। और सबसे पहले बेटा क्या देखा गया, क्या सोचा गया कि शायद जो स्टेगनेंट वाटर है, जो खड़ा हुआ पानी है उन मार्शी दलदली एरियाज में, ये जो स्टेगनेंट वाटर है, इस स्टेगनेंट वाटर की वजह से जब हवा उसके साथ कांटेक्ट करती है पानी के साथ, तो वहाँ की जो एयर है वो क्या हो रही है, पॉइजन हो रही है, जहरीली हो रही है, और कैसी बना रही है एयर को, बैड एयर बना रही है। और फिर क्या होता है, पीपल गॉट मलेरिया, जो लोग उस एयर में इनहेल करते हैं, उस हवा में जो लोग सांस ले रहे हैं, उनको मलेरिया हो रहा है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है जो देखी गई। दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ द डिजीज, और इसी वजह से इस डिजीज को क्या कहते हैं, हाईलाइट करें, द इटालियन वर्ड मैला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर, और इसी वजह से इसको नाम, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई मलेरिया कॉल्ड एज द मलेरिया, वाई मलेरिया गॉट इट्स नेम, के मलेरिया को ये नेम कैसे मिला, कि जो लो मार्शी एरिया के लोग थे उनमें कॉमनली ये देखने को मिल रहा था, और साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि शायद के जो मार्शी एरिया की वजह से, स्टेगनेंट वाटर की वजह से एयर जो है वो बैड हो जाती है, और इनहेलिंग पर्सन जो वहाँ पर हैं, जो उसको इनहेल कर रहे हैं, उनमें ये डिजीज़ कॉमनली जो है वो डेवलप हो रही है, कॉज हो रही है। तो फिर इन्होंने इसको नाम दिया मलेरिया का, मेला मीन्स बैड, एरिया मीन एयर। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इटालियन वर्ड्स और इनके मीनिंग्स। For further clarification of this observation, some volunteers drank stagnant water from marshes. They did not develop malaria. अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो खुद से अपने आप को किसी आप कह लें कि किसी पर्पस के लिए अपने आप को वक्फ करने के लिए खुद से आगे आते हैं, ठीक है, ऐसे उनको हम वॉलंटियर्स कहते हैं, जो अपने तौर पे खुद लोग सामने आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस स्टेगनेंट वाटर को पिया, ठीक है, उस पानी को पिया, जब उन्होंने उस पानी को पिया तो उनको वहाँ पे मलेरिया, उनके अंदर मलेरिया की डिजीज कॉज नहीं हुई, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्दर आगे इसके बारे में, कि ऑब्जर्वेशन तक हमने देख लिया, अब हम आगे फर्दर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया। जो स्टूडेंट्स आप लोगों की नेक्स्ट डायरी है, नेक्स्ट डायरी आपने क्या प्रिपेयर करनी है, आपने पेज नंबर 23 को रीड आउट करना है, और आपने जो टॉपिक्स लर्न करने हैं वो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, ये दो टॉपिक्स आपने आज की क्लास के साथ आपने आज इनको लर्न करना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।